साथियों सभी का बहुत बहुत स्वागत है नवजीवन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे जीएस ऑफिशियल नवजीवन में। चलिए मैं एच रोशन एक बार फिर उपस्थित हूँ आपके लिए एक नया क्वेश्चन आवर लेकर के। क्वेश्चन आवर एट 9 PM में सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज बारी है साइंस के 20 महत्वपूर्ण सवालों की। 20 ऐसे महत्वपूर्ण सवाल जो आपके एग्जाम में बार बार आएंगे और बार बार जो पूछे जाते हैं कॉन्सेप्चुअली उसको समझना है और आपका अपना लेवल सबसे 20 कर लेना है। जो आपका बेस्ट जैसे ही 20 होगा सबसे आपका रिजल्ट हो जाएगा। तो चलिए उस लेवल को बढ़ाने के लिए एक बड़े इंपॉर्टेंट सेशन पर हम लोग नज़र डालेंगे 20 महत्वपूर्ण सवालों के माध्यम से, जिसमें मैं आपको लगभग 100 क्वेश्चंस के बारे में 100 पॉइंट का डिस्कस करूंगा जो आपके लिए बहुत फायदेमंद होगा। आप देख रहे हैं लगातार 4 सेशन हो चुका है, 5वां सेशन है और ये क्वेश्चन आवर एट 9 PM का 5वां सेट है। 20 सवाल लेकर के साइंस का मैं उपस्थित हूं। चलिए देखते हैं आपके स्क्रीन पर ये पहला सवाल जो आ रहा है सेट 5 का साइंस का फिजिक्स का। कहता है कि एसआई पद्धति की शुरुआत कब हुई थी। एसआई पद्धति की शुरुआत कब हुई थी तो सभी लोग जानते हैं कि एसआई पद्धति क्या है और इसकी शुरुआत कब हुई, इसके बारे में सवाल आपसे पूछा गया। कहता 1970 में, 1960 में, 1990 में, 1948 में। तो पहला तो ध्यान दें कि एसआई पद्धति एक मापन की पद्धति है। किसकी पद्धति है? मापन की पद्धति है। मतलब राशियों को कैसे मापें उसके लिए पद्धति की बात आती है और उस पद्धति का जो इंटरनेशनल सिस्टम है वो एसआई सिस्टम है, जिसको अंतर्राष्ट्रीय पद्धति कहते हैं। कौन पद्धति? तो अंतरराष्ट्रीय पद्धति। तो ध्यान रखेंगे अंतरराष्ट्रीय पद्धति को यहाँ एसआई पद्धति कहा गया, पूरी दुनिया में मान्य है। तो ध्यान रखना कि कब आया ये पूछा है। तो ध्यान देंगे कि इस क्वेश्चन का आंसर बी जा रहा है। बी 1960 में ये बात आई थी। 1960 में एसआई पद्धति शुरू हुआ और जो शुरू हुआ वो ध्यान देंगे एक इंपॉर्टेंट घटनाक्रम के द्वारा कि 1960 में एक माप और तौल का एक सम्मेलन हुआ था पेरिस में। और पेरिस में जो सम्मेलन हुआ इसी में वैज्ञानिकों ने निर्धारित किया कि पूरी दुनिया में मापन की एक ही पद्धति होनी चाहिए और इस दौरान इस पद्धति को 1960 में मान्यता दी गई। और इस पद्धति में आपको पता होना चाहिए कि 7 मौलिक राशियां हैं जिसके द्वारा पूरे फिजिक्स में मापन का कार्य होता है। तो ध्यान रखना है। और इस फंडामेंटल राशि का जो इकाई है एसआई पद्धति, इसको तैयार करने में एक इम्पॉर्टेंट वैज्ञानिक ने मदद किया था जिनका नाम था प्रोफेसर गियोर्गी। तो ये 3-4 पॉइंट आप ध्यान रखेंगे। 1960 में आया, माप तौल के सम्मेलन पेरिस में हुआ था उस दौरान और इसमें 7 मौलिक राशियों को जगह दिया गया और एसआई पद्धति अंतर्राष्ट्रीय पद्धति है जिससे पूरी दुनिया मापन का कार्य होता है। लेकिन ध्यान रखना है 1970 में आते आते मान्यता मिल गई थी और 7वां राशि मोल कॉन्सेप्ट के द्वारा मोल को भी जोड़ा गया था। तो ये आपका पहला सवाल जो आपके लिए स्क्रीन पर था। चलिए अब मैं दूसरा सवाल लेकर आ रहा हूं आपके लिए। फिजिक्स का ही वही सवाल है, यूनिट एंड डायमेंशन से ही। कहता है कि व्यावहारिक मापन की पद्धति, व्यावहारिक मापन की पद्धति किसे कहते हैं? व्यावहारिक मतलब होता है प्रैक्टिकली, मतलब जो ज्यादा उपयोग में है वो कौन पद्धति ज्यादा उपयोग में है व्यावहारिक पद्धति के तौर पर। तो ध्यान रखेंगे सीजीएस सिस्टम है, एपीएस सिस्टम है, एमकेएस सिस्टम, एसआई सिस्टम। आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखते रहिए, हमको पता चलता रहता है कि आप कैसी तैयारी कर रहे हैं, किनका तैयारी पहले से कितना अच्छा है और उसमें क्या इंप्रूवमेंट की जरूरत है। तो ध्यान देंगे कि इस क्वेश्चन का आंसर जाता है एमकेएस के नाम। किसके नाम? एमकेएस के नाम। इसी का नाम प्रैक्टिकल सिस्टम, व्यावहारिक सिस्टम। जबकि यहाँ पर 3 सिस्टम जो दिया गया है सीजीएस, ये है फ्रेंच सिस्टम। तो ध्यान रखेंगे इसको फ्रेंच पद्धति कहा गया है, फ्रेंच सिस्टम। जबकि एफपीएस को ब्रिटिश सिस्टम कहते हैं, ब्रिटिश सिस्टम। और इसके अलावा ध्यान देंगे कि एसआई पद्धति तो अभी हमने कहा था ये अंतर्राष्ट्रीय पद्धति है और इस रूप में ये 4 सिस्टम मेनली प्रयोग हो रहा है और इसमें सबसे ज़्यादा प्रयोग होता है एमकेएस। और ध्यान देंगे कि अभी हमने कहा था कि एमकेएस से ही बातें निकल कर आई थी एसआई पद्धति की, क्योंकि एमकेएस का ही एक विस्तार किया गया था। कब? तो 1960 में। और इसी से यहाँ से एसआई पद्धति की तरफ पूरी दुनिया चली आई। यहाँ पर 3 राशि थी और यहाँ पर 7 राशि का चुनाव किया गया। ध्यान दें कि एमकेएस में ये मीटर है, ये किलोग्राम है और सेकंड है।
फ्रेंच पद्धति में ये फ्रांस में शुरू हुआ था सीजीएस, जिसमें सेंटीमीटर है, ग्राम है और सेकंड है, जबकि एफएस का शुरुआत ब्रिटेन में हुआ था, यहाँ फुट है, पाउंड है, सेकंड है। तो ये ध्यान रखेंगे कि एसआई सिस्टम आने के पहले सबसे ज़्यादा प्रयोग एमकेएस का हो रहा था, सबसे ज़्यादा, और सबसे ज़्यादा प्रयोग होने के कारण इसी को ही अपनाया गया और इसमें 4 और फंडामेंटल क्वांटिटी को जोड़ करके एसआई पद्धति की शुरुआत कर दी गई। ये ध्यान रखना है और इसलिए इसको सबसे ज़्यादा यूज होने की वजह से क्या कहा गया, व्यवहारिक पद्धति। तो दूसरा सवाल। तीसरा सवाल आपके लिए स्क्रीन पर मैं लेकर आया, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्चुअल सवाल है। कहता क्या है कि किस पदार्थ के कण में गतिज ऊर्जा सबसे अधिक होती है। तो कण मतलब क्या है कि पदार्थ जो होता है वो कणों से बना होता है। कोई भी मैटर जो है ये मैटर फंडामेंटल पार्टिकल से बनता है, पार्टिकल से बनता है, और कणों के मिलने से पदार्थ बनता है। ये पहले कनाद ने कहा और बाद में जॉन डाल्टन ने आकर कहा कि एटम के द्वारा पदार्थ बनता है। तो किसी पदार्थ का जो कण है उसमें गतिज ऊर्जा किसमें होगा, द्रव में, ठोस में, गैस में या सभी में समान होगा। तो ध्यान रखेंगे कि ये आंसर जा रहा है आपके लिए, आप लोग बिल्कुल ध्यान दें। कुछ लोग बहुत अच्छा तैयारी रखे हुए हैं, उनका कमेंट मैं देखता रहता हूं, और कुछ लोग सीख रहे हैं तो जल्दी सीख जाएंगे वो भी। और ध्यान रखेंगे कि सबसे ज्यादा गतिज ऊर्जा किसमें होता है, गैस में होता है। और सबसे कम अगर पूछता तो ध्यान देंगे सबसे कम किसमें होता है, तो सबसे कम ठोस में होता है, सबसे कम। और सबसे कम ठोस में, सबसे ज्यादा गैस में। तो इसमें इन दोनों के बीच में ध्यान देंगे कि ये कण होता है और एक कण और दूसरा कण, ये दोनों के बीच का दूरी होता है जिसको इंटर मॉलिक्यूलर स्पेस कहते हैं, और इनके कारण लगता है इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स। जब कण दूर बहुत होता है तो फोर्स कमजोर होता है, और जब कण बहुत सटा होता है तो फोर्स बहुत स्ट्रांग होता है, और जब फोर्स स्ट्रांग होता है तो कण में मूवमेंट नहीं होता है। इसलिए देखते होंगे सॉलिड है, लोहा है, एल्युमिनियम है, पत्थर है, लकड़ी है, टेबल है, बेंच है, वो क्या है, सॉलिड है, और वो एक जगह स्थिर रहता है, मूवमेंट नहीं होता है। पानी में थोड़ा मूवमेंट होता है, पानी को आप सतह पर गिराएंगे वो फैलेगा। लेकिन गैस क्या है, गैस बहुत तेजी से भागता है, वो स्थिर नहीं रहता है। टायर में हवा भरते हैं, वो टायर से हवा निकलने के लिए रास्ता ढूंढता रहता है, एक पिन चुभता है, पूरा हवा बाहर निकल जाती है। गुब्बारा फुलाते हैं, हवा का कण तुरंत अगर उसमें पिन चुभेगा पूरा गुब्बारा ब्रस्ट कर जाएगा, गैस बाहर निकल जाएगा। इसलिए कि गैस का कण मूव कर रहा है तेजी से और ज्यादा गति करता है, तो जब गति करेगा तो गतिज ऊर्जा ज्यादा होगा। क्योंकि आप पढ़ते हैं कि काइनेटिक एनर्जी बराबर हाफ mv² होता है। यहाँ मास है और v वेलोसिटी है, जिसमें गति ज्यादा उसकी गतिज ऊर्जा ज्यादा। और सबसे ज्यादा गति किसमें, गैस के कण में। सबसे कम गति किसमें, ठोस में से सबसे कम गतिज ऊर्जा। तो यही था आपका तीसरा सवाल महत्वपूर्ण। चौथा सवाल आपके स्क्रीन पर है, दोस्तों ध्यान दें, बिल्कुल नजर टिकाए रखिए, कॉन्सेप्ट को सुनिए और जो जो पॉइंट हम बोल रहे हैं उस पर ध्यान देंगे। कहता है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, बहुत ध्यान देंगे, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल, सब सारा कॉन्सेप्चुअल सवाल लेकर मैं आऊं आपके लिए, तो आपका लेवल सबसे 20 हो जाए। 20 सवाल आपको 20 कर देगा और इस रूप में आप 20 हो जाएंगे कि आपको हर चीज में एक अव्वल दर्जे का नंबर प्राप्त होगा। तो कह रहा है 0.5 लीटर जल को 1 लीटर के बोतल में रखा जाए तो आयतन क्या होगा। तो 0.5 लीटर जल है, बोतल 1 लीटर का है, तो आयतन क्या होगा, ये खाली जगह भरना है। 1 लीटर होगा, 0.5 लीटर होगा, यहाँ 0.25 होगा, 0.25 ऑप्शन में होगा या कोई नहीं होगा। तो देखें 0.5 लीटर जल है, जल कितना है 0.5, आधा लीटर है, उसको हम 1 लीटर के बोतल में रख दिए तो आयतन कितना। तो ध्यान देंगे कि आयतन जो होगा उसमें कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, ये 0.5 लीटर ही होगा। क्यों, क्योंकि जल क्या है, तो जल एक द्रव है। जल क्या है, द्रव है, और द्रव का आयतन क्या होता है, आयतन निश्चित होता है, और आयतन निश्चित होता है और आकार अनिश्चित होता है, आकार अनिश्चित होता है। तो ये ध्यान रखेंगे कि ये आपको ध्यान रखना है कि आयतन निश्चित लेकिन आकार अनिश्चित। मतलब आयतन फिक्स है, जितना रहेगा उतना ही रहेगा, उसमें चेंज नहीं होगा, शेप चेंज होगा। बोतल में रखेंगे तो बोतल के जैसा दिखेगा, ग्लास में रख देंगे ग्लास जैसा दिखेगा, किसी भी जिसमें रखेंगे वो बर्तन के शेप में दिखेगा। तो ये ध्यान रखना है कि आयतन पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 0.5 लीटर तो 0.5 लीटर ही रहेगा, बिल्कुल आसान है। लेकिन अगर ये जल के जगह गैस रहा होता बेटा, तो ध्यान दे क्या होगा, गैस होता तो गैस होता तो 0.5 लीटर को 1 लीटर में डालते तो ये गैस का आयतन भी
1 लीटर हो जाता। बेटा जी ध्यान देंगे कि यहाँ पर बिल्कुल कॉन्सेप्चुअल चीज है कि अगर 0.5 लीटर होता और गैस होता तो ये 1 लीटर में रखते तो 1 लीटर होता, 2 लीटर में रखते तो 2 लीटर होता, क्योंकि गैस का आयतन भी क्या होता है, आयतन भी अनिश्चित होता है। जिस बर्तन में रखते हैं उसका आयतन भी प्राप्त कर लेता है, ये ध्यान रखना है। तो चलिए अगला सवाल आपके लिए स्क्रीन पर 5वां मैं लेकर आया, बहुत कॉन्सेप्चुअल सवाल जो ध्यान दें, बहुत बार पूछा गया एग्जाम में। कहता क्या है कि बायोलॉजी शब्द किसने दिया, कह रहा है बायोलॉजी शब्द किसने दिया, ये पूछा गया है और ये बहुत बार पूछा गया एग्जाम में। ऑप्शन है अरस्तु, हिपोक्रेटस, थियोफ्रेटस या लैमार्क। तो बायोलॉजी से बहुत सवाल पूछता है। पहला तो ध्यान देंगे कि बायोलॉजी जो है उस शब्द के आधार पर आंसर जो जा रहा है यहाँ अरस्तु, हिपोक्रेटस, थियोफ्रेटस, लैमार्क, बहुत अच्छा। आप लोगों में से बहुत का सवाल आंसर सही होता है और देखकर मुझे बहुत खुशी होती है कि आपकी तैयारी अच्छी चल रही है। लेकिन जो लोग गलती करते हैं हड़बड़ाहट में ना करें, क्योंकि हम देखते हैं जब आप हड़बड़ी में आंसर करते हैं तो आसान सवाल भी गलती हो जाता है और वो आसान सवाल आपके लिए बहुत घातक साबित होता है, जो आपको रेस से बाहर कर देता है। आसान सवाल गलती ना हो, कठिन सवाल अगर गलत हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आसान सवाल ज़्यादा सही होना चाहिए, 100%, उसमें कोई दिक्कत नहीं हो। और ये आसान तो है ही लेकिन कॉन्सेप्चुअल है बायोलॉजी शब्द। तो ध्यान रखेंगे बायोलॉजी शब्द के लिए आंसर जाता है और वो जाता है लैमार्क के नाम। किसके नाम, लैमार्क के नाम। लेकिन ये बायोलॉजी से हमने बहुत सारा क्वेश्चन कराया है आपको पहले भी। बायोलॉजी एक ग्रीक भाषा का शब्द है और ये शब्द यूज किया था लैमार्क ने, लेकिन लैमार्क के साथ एक और थे जिनका नाम था ट्रेविरेनस। तो ये ऑप्शन में नहीं है लेकिन लैमार्क है तो होगा। लेकिन अगर बायोलॉजी जो विषय है, इस विषय की शुरुआत किसने किया, तो शुरुआत जो किया था वो थे अरस्तु, इसलिए अरस्तु को बायोलॉजी का पिता कहा गया, याद रखना है। जबकि थियोफ्रेटस ने बॉटनी को शुरू किया था, वनस्पति विज्ञान को, प्लांट के अध्ययन को। हिपोक्रेटस ने क्या किया, तो मेडिसिन के अध्ययन को शुरू किया और हमें दवा जो आज मिलता है वो दवा हिपोक्रेटस के अध्ययन के द्वारा मिलता है। तो 4 महत्वपूर्ण कॉन्सेप्चुअल सवाल जहां से आपको बहुत ध्यान देना है, बारीकियों पर नजर रखना है। 6ठा सवाल आपके स्क्रीन पर बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, यहां भी बहुत चीजें आपको समझने का मौका मिलेगा। कहता कंकाल उत्तक में शामिल है, मतलब जो कंकाल उत्तक है हमारे बॉडी का उसमें कौन शामिल है कौन शामिल नहीं है। तो कंकाल उत्तक किसको कहते हैं, जो हमारे कंकाल का निर्माण करे। ऑप्शन दिया लिम्फ, ब्लड, मसल और कार्टिलेज। तो ध्यान रखें कौन शामिल है कंकाल उत्तक में। तो ध्यान देना है कि कंकाल उत्तक में 2 ही होता है, एक होता है बोन और एक होता है कार्टिलेज। यही 2 चीज, अस्थि और उपास्थि ही हमारा कंकाल उत्तक है। जबकि लिम्फ लसिका है, मसल्स मांसपेशियां हैं और ब्लड क्या है, रक्त है। तो लिम्फ और ब्लड ये दोनों जो है आमने सामने, ये दोनों क्या है, संयोजी उत्तक है, दोनों संयोजी उत्तक है। दोनों का दोनों क्या है, संयोजी उत्तक है, कनेक्टिव टिश्यू। और जबकि मसल मस्कुलर टिश्यू है, मस्कुलर टिश्यू है, पेशी उत्तक। तो ये ध्यान रखना है। और इस प्रकार से ये एक इंपॉर्टेंट सवाल, मतलब बच गया कौन, बोन और कार्टिलेज में दिया है कार्टिलेज। तो ये ध्यान रखेंगे आपके लिए इस क्वेश्चन का आंसर जा रहा है डी के नाम। बाबू ध्यान दीजिए और एक एक क्वेश्चन पर नजर डालिए, एक एक क्वेश्चन पर, और उस क्वेश्चन से 4 ऑप्शन जो मिलता है वो 4 ऑप्शन को स्टडी कीजिए पूरा डिटेल में। तो ध्यान रखेंगे आपकी तैयारी हो जाएगी, बिहार इंटर स्तरीय हो, दरोगा हो या आने वाला जो भी वैकेंसी होगा उसमें काफी वाइटल रोल अदा करेगा। साइंस का बहुत डिसाइडिंग फैक्टर होगा, इसलिए आप इसको ध्यान दीजिए। कहता है भोजन में मौजूद फास्फोरस शरीर में कहाँ जमा होता है। ये 7वां सवाल आपके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फास्फोरस जो हम लेते हैं भोजन में, तो पहला तो कहता है रक्त में होता है, हड्डी में होता है, दांत में होता है, या बी और सी दोनों में होता है। तो चौथा जो आंसर है ये यहाँ पर सही है, ये ध्यान रखना। आंसर क्या होगा, डी, मतलब हड्डी में भी होता है और दांत में भी होता है। क्योंकि ध्यान देंगे कि फास्फोरस हमें मिलता है नॉर्मली जो हम लोग लहसुन खाते हैं उसमें, तो लहसुन में, प्याज में, ये सब में मिलता है फास्फोरस। और फास्फोरस जो हम लेते हैं वो एक सॉल्ट के रूप में, कैल्शियम फॉस्फेट के रूप में, किसके रूप में, कैल्शियम फॉस्फेट के रूप में, CaPO4 ये Ca2PO4 ये कैल्शियम फॉस्फेट है और इसी में फॉस्फोरस है जो जा करके स्टोर हो जाता है हमारे हड्डियों पर और दांत पर। तो बोन में हो सकता है और दांत में हो सकता है, यही 2 जगह कैल्शियम की जरूरत है। क्योंकि सबसे ज्यादा कैल्शियम में हार्डनेस पैदा करने की क्षमता है,
हड्डियां बहुत कठोर है, दांत बहुत कठोर है, और कठोरनेस लाने के लिए, हार्डनेस लाने के लिए कैल्शियम की आवश्यकता है, जो कैल्शियम फॉस्फेट के रूप में जाते हैं, लेते हैं भोजन में, वो स्टोर हो जाता है। तो ये ध्यान रखना, बहुत बार पूछा गया एग्जाम में। और यहाँ पर रक्त, और रक्त क्या है, तो एक उत्तक है जो संयोजी उत्तक है। कौन उत्तक? अभी हमने चर्चा किया था, संयोजी उत्तक है। चलिए अगला सवाल 8वां आपके लिए स्क्रीन पर, बहुत इंपॉर्टेंट। इनमें से कौन कनेक्टिव लिंक सुमेल नहीं है? इनमें से कौन कनेक्टिंग लिंक सुमेल नहीं है? तो कनेक्टिंग लिंक, बीच की कड़ी, करा कौन सुमेल नहीं है? वायरस, यूग्लिना, आर्कियोप्टेरिस प्लेटिपस। कहता है वायरस सजीव और निर्जीव, यूग्लिना पौधा और जानवर, आर्कियोप्टेरिक्स सरीसृप और स्तनधारी, प्लेटिपस सरीसृप और स्तनधारी। और ये चारों में ढूंढना है कि कौन सही नहीं है, किसका सुमेल नहीं किया गया है। तो पहला तो ध्यान देंगे कि कनेक्टिंग लिंक की बात आती है, ये क्या करता है कि ये दो जीवों के गुणों को प्रदर्शित करता है, दो जीवों का गुण दिखाता है। एक जीव और दूसरे जीव दोनों का जब कैरेक्टर दिखाएगा, जिसको कनेक्टिंग लिंक माना जाएगा। तो वायरस सजीव भी है, निर्जीव भी है, इसलिए बीच की कड़ी है। यूग्लिना पौधा भी है और जानवर भी, वे भी सजीव, पौधा और जानवर के बीच का कड़ी है। आर्कियोप्टेरिक्स सरीसृप और स्तनधारी, यहीं पर आपका ऑप्शन गलत है। और ध्यान देंगे कि आंसर जा रहा है यहां पर आर्कियोप्टेरिक्स में। तो मतलब क्या कि सरीसृप और स्तनधारी तो नहीं है, स्तनधारी के जगह पर यहां पक्षी होना चाहिए वर्ड। तो पक्षी होता तो स्तन, सरीसृप और पक्षी के बीच का कड़ी आर्कियोप्टेरिक्स, जबकि प्लेटिपस सरीसृप और स्तनधारी का, मतलब ये 3 सही था। आर्कियोप्टेरिक्स का जो ऑप्शन है वो गलत है, यहाँ सरीसृप और पक्षी होना चाहिए। और ये सवाल चारों का चारों कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो चलिए अगला सवाल आपके लिए 9वां स्क्रीन पर है। देखिए 9वां सवाल क्या है, कहता है बायोलॉजी का एक और महत्वपूर्ण सवाल। क्या कह रहा है? कहता है मनुष्य का दांत में 4 दांत अवशेषी अंग हैं, यह कौन सा दांत होता है? वेस्टिजियल ऑर्गन के रूप में पूछ रहा है। कहता है इंसीजर होता है, केनाइन होता है, प्री मोलर होता है या मोलर होता है। तो यही 4 प्रकार के दांत हैं। तो आंसर जा रहा आपके लिए मोलर में। और मोलर में कौन मोलर? तो लास्ट मोलर, जिसकी संख्या होती है 4। बेटा ध्यान देंगे, 4 बहुत इंपॉर्टेंट है। मोलर टीथ जो सबसे लास्ट में निकलता है, और ये निकलता है आपका 24 साल तक निकलता है। कुछ लोगों में 18 में भी आ जाता है और 24 साल तक निकलता रहता है। जबकि इंसीजर कितना है? तो इंसीजर हमारे में 8 है, केनाइन 4 है, और प्री मोलर भी 8 है। तो 8 4 12 4 16, और मोलर होता है कितना? तो ये 8 होता है पहले, और बाद में इसमें 4 ऐड हो जाता है। तो ये जो 4 लास्ट में निकलता है, इसी का नाम अवशेषी अंग है, विजडम टीथ है। तो ये ध्यान रखेंगे। तो ये अगर ये नहीं होगा तो 28 दांत रहेंगे, और ये अगर आ जाएगा तो 32 दांत। 8 तिया 24, 8 तिया 24 और 4 28। यहाँ अगर 8 लेते हैं तो, लेकिन 12 ले लेंगे तो 8 8 16 4 20 और 12 32 दांत हो जाएंगे। तो ये जो 4 है, इसी को वेस्टिजियल ऑर्गन माना गया। चलिए 10वां सवाल आपकी स्क्रीन पर, बहुत इंपॉर्टेंट। क्वेश्चंस को देखते रहिए, कॉन्सेप्ट को समझते रहिए, और आंसर करते रहिए कमेंट बॉक्स में। और लाइक सब्सक्राइब भी कीजिए, और चैनल को शेयर भी कीजिए ग्रुप में। कहता है एक समान गति, यूनिफॉर्म मोशन हो रहा है तो पिंड में होता है। ये फिजिक्स का बहुत कॉन्सेप्चुअल सवाल है, बेसिक से बिल्कुल 9th 10th में पढ़ना होता है, लेकिन कॉन्सेप्ट पर ध्यान नहीं रहता तो आंसर नहीं बनता। एक समान गति में पिंड में होता है, पिंड का वेग नियत होता है, पिंड का वेग नियत होता है, मतलब कांस्टेंट होता है। पिंड का त्वरण शून्य होता है, पिंड पर बल का मान शून्य होता है, या सभी। तो बिल्कुल ध्यान देंगे, आंसर चला गया आपका ये डी जो ऑप्शन है वो, कि सभी हो सकता है। एक समान गति का मतलब क्या हो गया कि एक समान गति का मतलब कि कांस्टेंट है वेग, ये वेग नहीं बदलेगा। अगर 5 मीटर से चल रहा है तो 5 ही मीटर पर सेकंड से चलेगा। अगर वेग कांस्टेंट हो गया तो त्वरण कांस्टेंट ही 0 ही होगा। क्यों? क्योंकि वेग जब बदल नहीं रहा तो त्वरण 0 है। क्योंकि आप त्वरण बराबर पढ़ते हैं, a/v-u/t, लेकिन ये चेंज ही नहीं हो रहा है, तो ऊपर 0 तो नीचे में भाग देंगे तो 0 आएगा। और बल क्या होगा? ये भी शून्य होगा, क्योंकि F बराबर ma होता है, और अगर a ही 0 है तो F का मान भी क्या होगा? 0 होगा। इसलिए तीनों सही है। बहुत कॉन्सेप्चुअल सवाल है, तथ्य के हिसाब से ऐसे सवाल आजकल ज्यादा पूछे जा रहे हैं। अगला सवाल 11 नंबर आपके लिए स्क्रीन पर, बहुत इंपॉर्टेंट, ये भी कॉन्सेप्चुअल सवाल, बेसिक है एकदम, मैट्रिक क्लास का बात है, जो सबको पता होना चाहिए। कहता है विस्थापन हो सकता है, विस्थापन और डिस्प्लेसमेंट क्या हो सकता है? कहता है धनात्मक हो सकता है, ऋणात्मक हो सकता है, शून्य हो सकता है, सभी हो सकता है।
आंसर किस पर, कमेंट कीजिए जल्दी जल्दी। तो चलिए, बहुत लोगों का सही है और आंसर क्या होगा, सभी। क्यों सही होगा सभी? क्योंकि विस्थापन एक सदिश राशि है, सदिश, और सदिश में दिशा होता है और दिशा के साथ साथ मैग्नीट्यूड परिमाण भी होता है। और जैसे ही दिशा आ जाएगा तो पॉजिटिव होगा। अगर सही डायरेक्शन में चलेगा, पूरब जाना है और पूरब ही जा रहा है तो पॉजिटिव, अब पूरब जाने की जगह पश्चिम चल दिया तो निगेटिव। तो ये ध्यान रखना है। और यहाँ गया और वापस फिर लौट करके यहीं आ गया, डिस्प्लेसमेंट जीरो हो गया। तो अगर पॉजिटिव डायरेक्शन में गया तो पॉजिटिव, उल्टा डायरेक्शन चला गया तो निगेटिव, और जहां से गया वापस अपनी जगह पर आ गया तो शून्य। तीनों हो सकता है, मतलब आंसर चला गया चौथा। 12वां सवाल आपके स्क्रीन पर। चलिए ध्यान दीजिए एकदम कॉन्सेप्चुअली, एक एक पॉइंट जो बोलते हैं उस पर ध्यान देंगे। बोली हुई बातें आपके लिए एक संजीवनी का काम करेगी। क्वेश्चंस को समझिए, जो डिस्कशन करा जाता है उसको देखिए और आगे बढ़ते रहिए। कहता है इनमें कौन सबसे हल्का कण है, इनमें कौन सबसे हल्का कण है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन या न्यूट्रिनो। तो ध्यान रखेंगे कि फंडामेंटल पार्टिकल में सबसे हल्का कण न्यूट्रॉन होता है। कितना मास होता है आपको याद रखना है, मास जो है इसका 1.675 गुना 10 का पावर -27 kg, इतना होता है न्यूट्रॉन का। ये तो निग्लिजिबल मास है, ये होता है 9.1 गुना 10 का पावर -31 kg। ये इससे थोड़ा सा कम होता है, 1.72 गुना 10 का पावर -27 kg। और ये तो बहुत हल्का है न्यूट्रिनो, जिसमें मास है और न चार्ज है। तो ध्यान रखेंगे, और इसलिए ध्यान रखेंगे कि ये सबसे भारी कण पूछ रहा है, इसलिए कौन होगा, न्यूट्रॉन होगा, न्यूट्रिनो नहीं करेंगे, न्यूट्रॉन होगा। तो ये बातें आपको ध्यान देना था। हल्का पूछ रहा है तो हल्का में सबसे हल्का कौन है, तो हल्का कौन है, सबसे हल्का इलेक्ट्रॉन है, सबसे हल्का। यहाँ भारी हमने बता दिया, अभी यहाँ भारी नहीं पूछ रहा है, सबसे हल्का कण पूछ रहा है। तो हल्का कण कौन है, तो ध्यान रखेंगे इलेक्ट्रॉन है। 9.1 गुना 10 का पावर -31 kg, ये सबसे हल्का है। तो ध्यान रखना है। अगला सवाल आपके लिए स्क्रीन पर 13 नंबर क्या कहता है, देखिए 13 नंबर का सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां से भी सवाल आपसे पूछा जाएगा। कैल्शियम के परमाणु में कोर इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना होता है, 1, 2, 20 या 18। तो कैल्शियम का आपको पता है कि 20 होता है। अगर विन्यास लिखें ऑर्बिट के हिसाब से तो ये 2882, ये 20 हो गया। अब इस हिसाब से जो सबसे बाहर है इसका नाम है वैलेंस इलेक्ट्रॉन, सबसे बाहर है उसका नाम वैलेंस। और बाकी जो 3 ऑर्बिट में है ये कोर इलेक्ट्रॉन है। तो ध्यान रखेंगे किसी भी एटम के सबसे बाहरी कक्ष में जो इलेक्ट्रॉन होता है वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन, और बाकी उसको छोड़ दें तो जितना भी इलेक्ट्रॉन होता है वो कोर इलेक्ट्रॉन। तो यहां पूछ रहा है कोर, अंदर वाला, बाहर वाला को छोड़ देना है। तो 20 में से 2 छोड़ देंगे तो कितना आंसर, तो बिल्कुल आसान था और सबसे बनना चाहिए था। क्योंकि आपको एकदम तैयार रहना है, क्वेश्चन हल्का पूछे भारी पूछे, आप बिल्कुल 20 रहिए सबसे और सब पर भारी पड़िए ताकि आपका रिजल्ट हो सके। कहता है यदि रेडियो सक्रिय तत्व से अल्फा रे उत्सर्जित होता है तो तत्व का परिवर्तित होता है। ऑप्शन 14 नंबर सवाल क्या कर रहा है कि रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, अल्फा रे उत्सर्जित हो रहा है, बाहर निकल रहा है, तो क्या परिवर्तित होगा, परमाणु संख्या, द्रव्यमान संख्या, ए बी दोनों, कोई नहीं। तो पता है कि अल्फा रे का चार्ज +2 होता है और मास 4 होता है। तो अगर निकलेगा तो +2 चार्ज लेके निकलेगा, 2 चार्ज मतलब 2 प्रोटॉन लेके निकलेगा, और 2 प्रोटॉन के साथ मास 4 निकल रहा मतलब 2 न्यूट्रॉन भी निकलेगा। मतलब मास भी घटेगा, प्रोटॉन भी घटेगा, प्रोटॉन घटेगा, परमाणु संख्या घटेगा, और अगर मास निकलेगा तो मास द्रव्यमान संख्या घटेगा, ए भी घटेगा, बी भी घटेगा। तो आंसर क्या हो गया, सी, ए एंड बी दोनों में परिवर्तन होगा। किसके कारण, अल्फा के कारण। बीटा पूछता तो सिर्फ परमाणु संख्या बदलता, द्रव्यमान संख्या में कोई चेंज नहीं आता, ये ध्यान देना है। आगे चलिए, कहता क्या है 15 नंबर सवाल, कह रहा है एटॉमिक रिएक्टर, परमाणु रिएक्टर बहुत चर्चा में है। अभी बिहार में भी एक रिएक्टर बन रहा है नवादा जिले में, वही में कहा कि एटॉमिक रिएक्टर जो न्यूट्रॉन की गति को कम करने के लिए किसका प्रयोग होता है। तो ध्यान रखेंगे कि एटॉमिक रिएक्टर से होता क्या है, तो परमाणु विद्युत बनता है, और इस विद्युत को बनाने के लिए यूरेनियम को न्यूट्रॉन से प्रहार कराया जाता है, यूरेनियम को न्यूट्रॉन से प्रहार कराया जाता है। लेकिन जो न्यूट्रॉन होता है वो स्लो न्यूट्रॉन होता है, धीरे धीरे चलने वाला। तो ये ध्यान रखेंगे, कैडमियम है, बोरोन है, ग्रेफाइट है, या कौन है जो न्यूट्रॉन की गति को कम कर दे। तो जो स्लो करता है न्यूट्रॉन को, इसको रिएक्टर में मॉडरेटर कहा जाता है, मंदक कहते हैं। और मंदक के रूप में 2 प्रयोग होता है, D2O तथा ग्रेफाइट, यही 2 हो सकता है। तो ये 2 में से कौन ऑप्शन है आप देख लीजिए।
आपको ध्यान देना है। इतना बताने के बाद आपको पता चलेगा कि अरे ये तो ग्रेफाइट है, इसी से हो सकता है, लेकिन इसके अलावा भी हो सकता है कौन, भारी जल D2O भी हो सकता है। तो ये ध्यान रखना है, भारी जल भी हो सकता है, लेकिन ऑप्शन नहीं है। लेकिन ये दोनों ऑप्शन जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, इन दोनों पर ध्यान दीजिएगा। ये दोनों क्या है, कैडमियम और बोरोन। इसको कहते हैं कंट्रोल रॉड। कौन रॉड, कंट्रोल रॉड, नियंत्रक छड़। और ये क्या करता है, तो न्यूट्रॉन को ट्रैप करता है रिएक्टर में, ये पकड़ लेता है, आगे बढ़ने नहीं देता, और इस प्रकार से रिएक्टर चलता है। और ध्यान रखेंगे ये रिएक्टर के बारे में 15 नंबर सवाल, 16 नंबर सवाल आपके स्क्रीन पर, बहुत इंपॉर्टेंटली साइंस का जो भी सवाल है बहुत महत्वपूर्ण है आपके लिए आने वाले सभी एग्जाम में। साइंस पर फोकस कीजिए, ध्यान दे। कहता है इनमें प्लांट सेल में कौन होता है, प्लांट सेल में, पौधे में होने वाला सेल में कौन होता है, लाइसोसोम, सेंट्रोसोम, सेल वाल या ग्लाइकोजेन। तो ध्यान देंगे कि इसका आंसर जा रहा है आपके लिए सेल वाल पर, क्योंकि सेल वाल सिर्फ प्लांट में होता है। और आपको पता होगा कि सेल वाल एक कार्बोहाइड्रेट से बनता है जिसका नाम सेलुलोज है। क्या नाम है, सेलुलोज। लाइसोसोम आत्महत्या की थैली, सेंट्रोसोम जिसके द्वारा लोकोमोटरी ऑर्गन बनता है, ग्लाइकोजन जो रिजर्व फूड है हमारे बॉडी में जमा हुआ भोजन है। तो लाइसोसोम एनिमल में होता है, सेंट्रोसोम एनिमल में होता है, और ग्लाइकोजन भी। ये तीनों जो है, ये तीनों का तीनों सिर्फ एनिमल सेल में होता है, एनिमल सेल में। ये ध्यान रखना, ये प्लांट में नहीं मिलेगा बेटा, ध्यान देंगे, सिर्फ और सिर्फ सेल वाल मिलेगा प्लांट में। आगे चलिए, 17 नंबर सवाल आपके लिए स्क्रीन पर, ध्यान देते रहिए, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। या ये जो सवाल आया आपके सामने, कहता है गैमेट युग्मक के निर्माण के लिए पुरुषों में मियोसिस डिवीजन, विभाजन कहां होता है। तो गैमेट क्या है, तो गैमेट होता है कि जब मेल का स्पर्म और फीमेल का ओवा फ्यूज करता है तो जायगोट बनता है, इसी को गैमेट कहते हैं। इसमें गुणसूत्र 23 होता है, इसमें भी गुणसूत्र 23 होता है। जब दोनों जुड़ता है तो 46 हो जाता है, जो जायगोट और एक बेबी का निर्माण होता है। तो 46 से 23 होने के लिए अर्धसूत्री विभाजन की जरूरत पड़ती है। कौन विभाजन, अर्धसूत्री विभाजन। और अर्धसूत्री विभाजन मेल में होता है, टेस्टिस में। मेल में कहां होता है, टेस्टिस में होता है, लेकिन फीमेल अगर देता तो फीमेल में चला जाता आंसर ओवरी के नाम। तो ध्यान रखेंगे, फैलोपियन ट्यूब्स फीमेल में होता है, तो फीमेल में क्या करता है, तो यहां पर स्पर्म और ओवा जो हमने कहा मिलने की क्रिया यहां होता है, जिसको हम नाम देते हैं क्या, फर्टिलाइजेशन। क्या नाम देते हैं, फर्टिलाइजेशन, निषेचन। तो यहां होता है। वास्ट डिफरेंस, यही पूछा गया था पिछले बार दरोगा में कि क्या है ये, तो ये मेल का स्पर्म को बाहर निकलने का रास्ता है, जिसका नाम वास्ट डिफरेंस है। दरोगा में पूछा गया था, और सतर्क रहिए, आगे भी पूछेगा। 18वां सवाल आपके स्क्रीन पर है। 18 जो हम करा रहे हैं, 20 आपको कर देगा सब पर 20, और जब सही 20 होंगे आपका रिजल्ट सूची में टंग जाएगा। तो ध्यान रखना है, एकदम तैयारी को एकदम ऊंचे लेवल तक ले जाइए। कहता है न्यूटन का गति किस नियम को गैलीलियो का नियम कहते हैं। न्यूटन के गति के किस नियम को गैलीलियो का नियम कहते हैं। न्यूटन ने गति का 3 नियम दिया था, 3 नियम। पहला नियम को गैलीलियो का नियम कहते हैं, इसी से बल की परिभाषा मिलती है। क्या मिलती है, परिभाषा। तो ध्यान रखना है, और इसी को जड़त्व का नियम भी कहते हैं, क्योंकि गैलीलियो ने जड़त्व का नियम दिया था, इसलिए गैलीलियो का नियम। तो प्रथम द्वितीय तृतीय, प्रथम क्या है, गैलीलियो का नियम, गैलीलियो, इसी को जड़त्व का नियम भी कहते हैं। यह ध्यान रखना, इसी से परिभाषा मिलता है। जबकि तृतीय नियम क्या है, तो ये प्रकृति बताता है, नेचर ऑफ फोर्स के बारे में, कि फोर्स एक्शन फोर्स है कि रिएक्शन फोर्स। प्रत्येक क्रिया के बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया होती है, और दोनों अलग अलग पिंड पर। द्वितीय से बल का फॉर्मूला मिलता है, व्यंजक, जिससे हम ये कैलकुलेट कर लेते हैं कि बल कितना बड़ा। मतलब आंसर जो जा रहा है, गैलीलियो का नियम कौन कहलाएगा, तो प्रथम नियम कहलाएगा। चलिए 19वां सवाल आपके स्क्रीन पर, बहुत इंपॉर्टेंटली सवाल है। जो भी हमने दिया है आज साइंस का वो बहुत वाइटल है। कहता 10 केजी के पिंड पर, 10 केजी के पिंड पर 2 मीटर पर सेकंड का त्वरण उत्पन्न किया जाए तो बल का मान कितना होगा। तो यहां पर ये मास है, ये द्रव्यमान है, द्रव्यमान, और ये क्या है, त्वरण है। और न्यूटन सेकंड लॉ से अभी में हमने कहा था कि जो सेकंड लॉ है न्यूटन का, इसी से बल के बारे में आप माप सकते हैं बल को कितना बड़ा है। और ये सेकंड नियम क्या कहता है, F बराबर m इंटू ए, द्रव्यमान गुना त्वरण को, यहाँ द्वारा गुना त्वरण को बल कहते हैं। तो द्रव्यमान दे दिया है 10 केजी और बल त्वरण दे दिया है 2, गुना कर दीजिए, बिल्कुल आसान है, 20 न्यूटन। 20 न्यूटन कौन है आंसर। तो चलिए बहुत लोग का सही है, आप ऐसे ही एकदम टकाटक आंसर लगाते रहिए, एग्जाम में भी तब जाके होगा। चलिए 20वां सवाल आज के सेशन का लास्ट और अंतिम सवाल, बिल्कुल बहुत कॉन्सेप्चुअल, और ये भी न्यूटन्स के मोशंस के नियम से संबंधित है। कहता है पिंड का जड़त्व मापा जा सकता
सकता है। किससे? पिंड के वेग से, पिंड के द्रव्यमान से, पिंड के आकार से, या कोई नहीं, किससे मापा जा सकता है? तो इनर्शिया। क्या है इनर्शिया? अभी हमने कहा था इनर्शिया के बारे में किसने बताया? तो गैलीलियो ने बताया, ये ध्यान रखना है। और न्यूटन के प्रथम नियम को जड़त्व का नियम भी कहते हैं। जड़त्व क्या कहता है कि जो विराम में रहेगा वो विराम में ही रहना चाहेगा, और जो गतिमान है वो गतिमान ही रहना चाहेगा। तो नॉर्मली आप ध्यान दिए होंगे कि जिस चीज का वजन कम होता है उसका इनर्शिया आसानी से टूट जाता है, लेकिन जो भारी भड़कम चीज होता है उसको इनर्शिया नहीं तोड़ सकते हैं। ये ध्यान रखना है। तो मतलब क्या है कि भार द्रव्यमान जो है इनर्शिया का काउज है। एक पतला आदमी एक्टिव होता है, घर में जो पतले मेंबर होंगे जल्दी जल्दी ऊपर नीचे करेंगे, लेकिन घर में एक मोटा आदमी हो जाए खूब हेल्दी, और वो बैठ जाएंगे तो पानी भी लेना होगा तो उठने के लिए वो सोचेंगे 10 बार। उनको लगा कि हम उठ के क्यों जाएं, कोई हमको दे दे तो ज्यादा आसान है। मतलब उनका द्रव्यमान उसके स्थिति पर कायम रखने के लिए मजबूर कर रहा है। मतलब क्या है कि वेग से कोई लेना देना, इनर्शिया को, पिंड का द्रव्यमान ही इनर्शिया को मेजर करता है, और जिस पिंड का द्रव्यमान ज्यादा होता है इसका इनर्शिया ज्यादा, जिसका कम उसका कम। आकार से कोई लेना देना, तो आंसर बी। और यही था 20 सवाल आज का, जो बहुत महत्वपूर्ण है। और ये सेशन मंडे टू फ्राइडे चलेगा, ये ध्यान रखना है। सैटरडे को स्पेशल क्लास लेकर मैं आऊँगा, जो जनरल इशू, जनरल करंट अफेयर से संबंधित, और साथ में एक सप्ताह का करंट अफेयर। चूंकि अभी सिस्टम शुरू हुआ है, पहला सप्ताह ही है, अभी 5वां क्लास चल रहा है, और हम धीरे धीरे प्लान कर रहे हैं। देख रहे हैं आप क्वेश्चंस का भी फॉर्मेट देख रहे हो कि हमने चेंज किया है, थोड़ा सा आपको ज़्यादा अच्छा लगे, इसलिए मैंने कलर भी चेंज कर दिया। और इस रूप में हम अब नए सिरे से काम कर रहे हैं आपके लिए, ताकि आपको सबसे 20 बनाना, हमको ऐसा 20 जो कोई दूसरा ना हो आपके जैसा, और बिल्कुल आप रिजल्ट दे सकें। तो चलिए हम आपके साथ हैं आपकी तैयारी में। जहां रहिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। वीडियो को जरूर शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। अच्छे कंटेंट्स को अच्छे अच्छे लोगों तक पहुंचाना आपका दायित्व है, कर्तव्य है। चलिए फिर मिलते हैं एक छोटे से सेशन के बाद। कल एक नए सेशन में आऊंगा फिर से आपके सामने। थैंक यू।